गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में एलसीएम और एचसीएम वहाँ पर भी था, तो अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड सेमेस्टर में तो ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर दे रखे हैं लगभग फर्स्ट सेमेस्टर से ही हुए हैं। तो अगर हम अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमको फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। लेट्स सी। एलसीएम और एचसीएफ को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना ये होगा कि अपवर्तक यानी कि फैक्टर और अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो अपवर्तक को समझने के लिए हम करते क्या हैं, जैसे अपवर्तक क्या होता है, कोई संख्या होती है, उस संख्या को अगर कोई दूसरी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर दे रखा है 20। अब 20 का अगर हमको अपवर्तक निकालना है तो इसका मतलब ये कि 20 किस किस नंबर से कटेगा। तो 21 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 20 खुद से भी कट जाएगा। तो 1, 2, 5, 4 और 20 ये 20 के अपवर्तक यानी कि फैक्टर होंगे। ठीक, तो इस तरह से हम इसी को हम अपवर्तक बोलते हैं। अब मान लेते हैं जैसे हम कोई और नंबर चेक करना चाहते हैं, जैसे हम मान लें 8 है, तो 8 का अगर हमको अपवर्तक निकालना है तो 8 किस किस नंबर से कट जाएगा। तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और ये किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो ये सारे ही 1, 2, 4, 8 ये 8 के अपवर्तक कहलाएंगे और इसी को हम अपवर्तक बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 जो है ये सभी संख्याओं को डिवाइड करता है और स्वयं अपने आप को संख्याएं खुद को डिवाइड करती हैं। तो इससे हमको यह पता चलता है कि एक प्रत्येक संख्या का तथा प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले अगर हम जानें तो अभाज्य संख्या क्या होती है, हम किसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले उससे पहले भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर का मतलब ये, जैसे हम अगर नंबर ले लें 5, तो 5 को कितने फैक्टर किया जा सकता है, 5 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। मतलब कि इसके केवल और केवल ओनली 2 फैक्टर हैं। तो केवल 2 फैक्टर होने की वजह से इसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड वह होता है कि किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 18 ले रखा है, अगर 18 का हम फैक्टर करेंगे तो 18 का किस किस नंबर से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 और 3। तो ये 2, 3 और 3 ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसलिए इसी को हम अभाज्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपवर्त का, गुणज का, जिसको हम मल्टीपल बोलते हैं। तो गुणज क्या होता है, अगर हम कोई संख्या लें उस संख्या में किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें तो गुणा करने पर जो मिलता है वह उसका अपवर्त यानी कि गुणज कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हमने 6 लिया, 6 का हमको अपवर्त गुणज बताना है। 6 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा। तो इस तरह से ये जो होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, ये अपवर्त होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपवर्त क्या होता है, ये असीमित होता है, इनकी संख्याएं असीमित होती हैं। और अपवर्त जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, या तो खुद के बराबर होगा या तो बड़ा होगा, खुद से बड़ा होगा या तो खुद के बराबर होगा। लेकिन इसके पहले जहाँ पर हमने अपवर्तक की बात कर रखे थे यानी कि फैक्टर की जो बात कर रखे थे, तो फैक्टर की संख्या सीमित होती है। जैसे फैक्टर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 4 की फैक्टर की बात करें, 4 का अपवर्तक की बात करें तो अपवर्तक 4 का अपवर्तक क्या क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। इसके बाद कोई भी नंबर नहीं हो सकता। मतलब कि यहाँ पर ये क्या दे रखा है, ये सीमित दे रखा है। लेकिन अगर हम इसी 4 का अपवर्त गुणज निकालें, मल्टीपल निकालें तो क्या क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो इस तरह से ये क्या होंगे, ये असीमित होंगे और ये या तो संख्या के बराबर होंगे या तो उस संख्या से बड़े होंगे। लेकिन वहीं पर अपवर्तक क्या होता है, वो संख्या के बराबर होता है या फिर संख्या से छोटा होता है, संख्या से बड़ा कभी नहीं होता। जैसे 4 दे रखा है, 4 से बड़ा कोई भी अपवर्तक नहीं होगा। लेकिन 4 का अगर हम यहीं पर अपवर्त की बात करें, गुणज की बात करें, तो यहाँ पर गुणज क्या हो रहा है, 4 से बड़ा भी हो रहा है और 4 के बराबर हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम गुणज बोलते हैं, प्राइम फैक्टर और मल्टीपल। इतना समझने के बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, जिसको हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यानी कि एलसीएम होता क्या है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है।
तो वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक की दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह लघुत्तम समवर्तक एलसीएम कहलाता है। जैसे यहाँ पर 15, 18, 24 और 27, 36, अगर हम इसका एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो एलसीएम फाइंड करने पर हमको कितना मिल रहा है, 1080। इसका मतलब ये हो रहा है कि 1080 15 से भी कट जाएगा, पूर्णतः 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो डिफिनेशन दे रखा है वो डिफिनेशन यहाँ पर हमको सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तो इसी चीज़ को हम एलसीएम बोलते हैं। अब एलसीएम दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है भाग विधि द्वारा और दूसरा होता है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, तो ये जो हो रहा है यहाँ पर इस तरह से जो हमने निकाल रखा है, ये क्या है, एक भाग विधि द्वारा है। अगर यहीं पर हम गुणनखंड, जैसे लघुत्तम समवर्तक एलसीएम अगर हमको गुणनखंड विधि से निकालना है तो गुणनखंड विधि निकालने के लिए जैसे हमने मान लिया दो नंबर दे रखे हैं 36 और 48। 36 का जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 को जब हम फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम निकालना है, दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं, मतलब कि यहाँ पर हम ये दोनों पेयर बनेंगे तो 1 2 हो जाएगा, ये दोनों पेयर बना के इंटू 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बन रहा है तो ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी नंबर बचे होते हैं उनको भी ले लिया जाता है, तो ये 2 बच रहा है और 3 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और फिर 3 का मल्टीप्लाई। इस तरह से जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमको आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 40 24, 24 3 जा 72। ठीक, तो ऐसे ही हम निकालते हैं। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हमने दो नंबर ले रखा है तो दो दो का पेयर खोज रहे हैं। अगर यहीं पर 3 नंबर होता तो 3 का पेयर बना के करते। ठीक, और पेयर बनने के बाद जो नंबर बचते हैं उनका भी मल्टीप्लाई किया जाता है एलसीएम निकालने के लिए। जब हम इसी चीज़ को भाग विधि द्वारा करते हैं तो यही चीज़ ये भाग विधि द्वारा सभी नंबर को एक साथ लिख लिया जाता है और उसको हम डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भाग विधि द्वारा किया गया है और सारे के सारे नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो आता है वो एलसीएम हो जाता है। तो इस तरह से एलसीएम दो विधि द्वारा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन हम समझेंगे यहाँ पर 11/14, 55/42, 33/35, 44/63, इसका हमको एलसीएम निकालना है। ये एक फ्रैक्शन दे रखा हुआ भिन्न के रूप में है, और याद रखना है जब भी कोई भिन्न के रूप में एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम या एचसीएफ जिसके बारे में पूछा होता है, जो निकालना होता है, तो अगर भिन्न होता है तो भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो जो चीज़ पूछा होता है, अगर एलसीएम पूछ रखा है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद हर का एचसीएफ निकालेंगे। अगर यही चीज़ एचसीएफ निकालना होता तो अंश का एचसीएफ निकालते और हर का एलसीएम निकालते। यहाँ पर पूछ रहा है एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, इस 11 और 55 और 44 इसका हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे इसका 14, 42, 35 और 63 इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो जहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने पर हमको मिलेगा कितना, 11, 55, 33 और 44 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने पर हमको आ जाएगा 660। ठीक, उसके बाद 14, 42, 35 और 63 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा एलसीएम आएगा, ये जो पूरा क्वेश्चन दे रखा था, इस पूरे क्वेश्चन का जो एलसीएम आएगा वो 660/7 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कोई दशमलव संख्या में दे रखा हो तो दशमलव संख्या का कैसे निकालते हैं। जैसे अब यहाँ दशमलव संख्या में क्या दे रखा है, 0.36, 1.2, 4.8। ठीक, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो 0.36 इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 0 हटाएंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, 36 अपान ये हो जाएगा 100। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25। ऐसे ही अगर हम 1.2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/10, और 12/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6/5। अब नेक्स्ट 4.8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4.8 हो जाएगा 14/10, और 48/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 24/5। तो यहाँ पर हम देखें 0.36 को सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 9/25, 1.2 को सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 6/5, और 4.8 को सॉल्व करने पर मिल रहा है 24/5। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो
अंश दे रखा है, अंश का एलसीएम और जो हर दे रखा है उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अंश क्या क्या है, अंश अगर हम देखेंगे तो 9 और फिर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर 9 और 6 और 24, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। और हर में क्या दे रखा है, तो हर में अगर देखें तो 5, 5 और 25, इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे 9, 6 और 24 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमको मिल जाएगा 72। 5, 5, 25, इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने पर हमको कितना मिल जाएगा, 5। अब अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लें, क्योंकि ये जो दे रखा है वो सबके सब डेसिमल में एलसीएम पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर हमको कितना मिलेगा, 72/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 14.4। तो ये 14.4 ये हमारा आंसर हो। तो संख्याओं का एक और मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, एक तो ये हो गया कि पॉइंट को हटा के उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम एलसीएम निकाल लें। ठीक, अगर हम पॉइंट नहीं हटाना चाहते, मतलब इस तरह से करना चाहेंगे, तो जब इस तरह से, जैसे मान लें एक क्वेश्चन है 0.6, 9.6, 0.36, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो हम करते क्या हैं, उस नंबर को खोजते हैं जहाँ पर पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले में अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इस वाले में अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है। तो क्या करते हैं, सबको सेम डिजिट में कर लेते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद सब में सेम डिजिट कर लेते हैं। तो सेम डिजिट करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0.6, ये कितना हो जाएगा, 60। ठीक, ये हो गया। उसके बाद 9.6, तो इसको हम अगर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 960, और ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है ही, तो यानी कि ये 36। अब ये जो आया, ये 60, 960, 36, इसका हम इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जैसे भी निकाल सकते हैं उस तरह से, या तो हम फैक्टर करके निकाल लें या तो हम डिवाइड करके निकाल लें। ठीक, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 2880। एलसीएम निकालने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट साइड से 2 नंबर छोड़कर, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ठीक, तो राइट साइड से 2 नंबर छोड़कर वहाँ पर हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, या तो फिर हम फ्रैक्शन में बदल के भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एलसीएम को निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्तम समवर्तक मात्रा का, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, याद रखना 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त कर दे, तो उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पर 8, उसके बाद 12 और 28, अगर इसका हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे, सबको डिवाइड कर दे। ठीक, तो ये 4 क्या होगा, 4 8 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा और 28 को भी डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से वो एचसीएफ कहलाएगा। अब एचसीएफ निकालने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है भागविद द्वारा, दूसरा होता है गुणनखंडविद द्वारा। तो गुणनखंडविद द्वारा जैसे मान लेते हैं, गुणनखंडविद अगर हम बात करते हैं तो 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2, 4 और 8 हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। 12 का अगर हम फैक्टर करें तो 12 का फैक्टर हमको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ऐसे ही अगर हम 28 का फैक्टर करेंगे तो 28 का फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 4 और 7, उसके बाद 14 और 28, ये फैक्टर मिल गया। ठीक, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में जो चीज़ कॉमन होता है बस उसी को हम लेते हैं। ठीक, जो चीज़ कॉमन होता है बस उसी को हम ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों में ऐसे कौन सी संख्या है जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, 4 है, यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है। तो इस तरह से एचसीएफ जो हो जा रहा है वो हमारा 4 हो जा रहा है। ठीक, बात करते हैं घातांकों का लघुत्तम समवर्तक कैसे निकाला जाएगा, यानी कि घातांक अगर कोई चीज़ पावर के रूप में दे रखा है तो उस पावर का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे अब यहाँ पर 2 कंडीशन होते हैं, अभी जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लेते हैं बेस सेम हो, सबके बेस सेम हो और पावर डिफरेंट है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 के पावर
4 ले लें, उसके बाद 3 के पावर 8 ले लें, उसके बाद 3 के पावर 6 ले लें। अगर हम यहाँ पर पूछें कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 3 3 मतलब कि सबके बेस क्या हैं, सेम है। तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर जिस पे सबसे ज़्यादा होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि तो किस पे पावर सबसे ज़्यादा है, 3 के पावर 8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 के पावर 8। तो ये 3 के पावर 8 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर बेस सेम ना हो, अगर बेस सेम ना हो तब क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यही करते हैं कि सभी संख्याओं का आपस में उसी तरह से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लें 3 के पावर 4 हो, उसके बाद 7 के पावर 2 हो। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करते, जो जैसे दिया होता है उसका उसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 के पावर 4 इसका मतलब ये हुआ कि 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81। 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 का मतलब हो गया 49। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3969। तो ये 3969 एलसीएम हो जाएगा। तो दो कंडीशन होते हैं जब पावर सेम होता है। एक कंडीशन ये होता है जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो सबसे ज़्यादा जिस पर सबसे ज़्यादा पावर होता है वही उसका एलसीएम होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है जब बेस सेम ना हो और पावर भी डिफरेंट हो, तो उसको हम ऐसे ही उसी तरह से हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही उसका एलसीएम कहलाता है। अब हम इसी तरह से बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ में क्या करते हैं, तो एचसीएफ में क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा इसी का अपोजिट समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोई भी संख्या दे रखा हो, जैसे यहाँ पर ले लें 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, ठीक, ये दे रखा है। इसका अगर हमको एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है, तो यहाँ पर जिसका घातांक यानी कि जिसका पावर सबसे कम होता है वही उसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो सबसे कम किसका है, 4 की पावर 5, तो यानी कि 4 की पावर 5 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक नेक्स्ट कंडीशन ये होता है कि अगर आधार सेम ना हो और आधार सेम ना हो, पावर भी सेम ना हो, तब एचसीएफ क्या होगा। तो उसके लिए एचसीएफ क्या हो जाता है, यानी कि ये कि यदि दी गई संख्या का आधार समान ना हो तो उसका हम क्या करते हैं, एचसीएफ का इस तरह से निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझना, 7 की पावर 3, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें 7 की पावर 3, तो यहाँ पर 7 की पावर 3 ये हो गया 7 की पावर 3 और 9 की पावर 5। अगर हम यहाँ पर इसका एचसीएफ पूछे तो इस कंडीशंस में हम यहाँ पर देख रहे हैं 7 9 दोनों ही डिफरेंट है, मतलब कि बेस दोनों ही अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा। अब महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियों के बारे में बात करते हैं कि एचसीएफ निकालने के दो तरीके जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। पहला होता है भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो भाग विधि द्वारा अगर हम समझें, यहाँ पर दे रखा है 368 437, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर हम क्या कर रखे हैं, इसको भाग विधि द्वारा कर रहे हैं। भाग विधि में हम तब तक भाग करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बच जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 437 और 368, तो 437 को 368 से जब हमने डिवाइड किया तो हमको कितना मिला है, रिमाइंडर 69। अब 69 जो मिल रहा है इसको वापस जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 368 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 368, ठीक, 368 को डिवाइड करेंगे इसके रिमाइंडर से जो शेषफल बच रहा है 69 से, तो 69 से फिर जब हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आ गया 23। तो 23 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जिससे हम पहले इसको कर रहे थे 69 से। तो इस तरह से जब हमने डिवाइड किया तो लास्ट में हमको रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। तो जब 0 बच गया तो लास्ट में यानी कि ये जो बच रहा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 23, तो ये 23 क्या हो जाएगा, 368 और 437 का एचसीएफ हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं एचसीएफ, तो गुणनखंड विधि द्वारा जैसे यहाँ पर 3 संख्या दे रखी है, एक दे रखा है 84, 126 और 140, ठीक। इसका अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग फैक्टर करेंगे। 84 को किए तो 2 2 3 7 हो गया, 127 को किए तो ये हमको मिल गया, और 140 को किए तो फैक्टर करने पर ये हमको मिल गया। 3 संख्या दे रखा है, मतलब कि हम यहाँ पर हमको कॉमन ढूंढना है, तीनों में जो नंबर कॉमन हो, 3 का पेयर, जो 3 का पेयर बना ले जो कॉमन हो, और वही एचसीएफ निकालने में वही संख्या लेते हैं जो कि केवल कॉमन हो, ठीक। तो अगर हम देखें तो 7 यहाँ भी है,
7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, तो इस तरह से इसका जो HCF हो जाएगा वो HCF कितना हो जाएगा 7। तो ये दो तरीके से हम HCF को निकालते हैं। 32, 322 और 556 इसका हमको HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जब क्वेश्चन में ये विधि द्वारा पूछ लिया जाएगा, मतलब कि जिस विधि द्वारा पूछेगा उसी विधि के द्वारा हमको उसका आंसर मतलब LCM या फिर HCF निकालना होगा। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, तो 132 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 132 को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12, 6 2 12। उसके बाद फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 33 किससे डिवाइड होगा 3 से, और ये हो जाएगा 11, और 11 को 1 से करेंगे तो 11 मिल जाएगा। तो 132 के लिए हो गया। अब हम 322 को अगर हम देखें तो 322 के लिए हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 161, और यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, और 23 से ही डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है 556। अब 556 को अगर हम डिवाइड करें तो 556 जो डिवाइड होगा वो किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 278। उसके बाद 278 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये फिर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 139, और 139 जो होगा वो 139 से ही डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा। HCF निकालना है, 3 नंबर दे रखे हैं। अब हम ये खोजेंगे कि तीनों नंबर में कॉमन क्या है, और जो कॉमन होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पर अगर हम खोजें तो पेयर किस किस के बन रहे हैं, 1 2 यहाँ पर दे रखा है, 1 2 यहाँ पर दे रखा है, 1 2 यहाँ पर दे रखा है, मतलब कि 1 2 हो गया। फिर अगर हम खोजें तो यहाँ पर और क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, तो और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इस तरह से इसका जो HCF हो जाएगा वो HCF कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्या ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका मासा 30 तथा लासा 160 है। मतलब कि क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है जिसका HCF 30 हो और LCM 160 हो। ऐसी दो संख्याएं। ठीक, तो याद रखना कि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम HCF लेते हैं, यानी कि उसका जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है, LCM का एक अपवर्तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करेगा 160 को 30 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 160, क्या 160 30 से डिवाइड होगा, 0 0 कैंसिल, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक, कम मतलब कि ये हमको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते तो ये जो चीज़ पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनका मासा 30 हो, यही दो संख्याओं का मासा 30 हो और उनका अगर हम LCM निकालें तो 160 हो। तो ये चीज़ नहीं हो सकता। ये चीज़ तभी हो सकता जब मासा उनके लासा का एक फैक्टर हो, तब ये चीज़ हो सकता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं हो गया। इसके आगे हम जो लैंग्वेज प्रॉब्लम पे क्वेश्चन होते हैं LCM और HCF के, और LCM और HCF के जो बीजीय व्यंजक के क्वेश्चन निकाले जाते हैं, LCM कैसे निकाला जाता है, HCF कैसे निकाला जाता है, और कई सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में